तो गाइस, अगर आप लोगों ने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देख लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो इस पार्ट में आपको काफी चीजें समझ नहीं आएंगी, और इस पार्ट की स्टार्टिंग भी बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट पार्ट का एंड हुआ था। कहानी वापस आती है वांग लिन पर, जो फेंग लुआन से मिलने के बाद वहाँ से बचकर निकल गया था। वह फायर नेशन के जंगल एरिया के ऊपर से उड़ रहा था और सोच रहा था कि अब उसे आगे क्या करना चाहिए। वह जानता था कि नेसेंट सोल स्टेज के कल्टीवेटर से लड़ना उसके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। ऊपर से वह अभी भी लिन ताओ का इंतजार कर रहा था, जो अंडरवर्ल्ड रीजन का मैप ढूंढने गया था। उस मैप की मदद से ही वांग लिन आसानी से हुआ युआन से बदला ले सकता था। तभी वांग लिन को माली की यादों से एक बात याद आई, उसे सिगुफांग सिटी जाना चाहिए। वह जगह फायर नेशन का एक बड़ा ऑक्शन मार्केट था। अगर वह वहाँ चला जाता तो शायद उसे वह मैप जल्दी मिल जाता और लिन ताओ का इंतजार भी नहीं करना पड़ता। लेकिन अचानक मुवान और उसके कंपेनियंस ने वांग लिन पर इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि वह चोर है जो फॉरबिडन एरिया में घुस गया था। उन्होंने तो वांग लिन को एक डेंजरस इम्पोस्टर भी कह दिया। इसलिए मुवान ने अपने सबऑर्डिनेट्स को वार्निंग दी कि इस आदमी की बातों में बिल्कुल मत आना। तभी अचानक पीछे से मिस वान एर आ गई। उसने तुरंत समझाया कि ये सब एक गलतफहमी है। उसने साफ कहा कि जिसे वह लोग ढूंढ रहे हैं वह चोर वांग लिन नहीं है, क्योंकि उसे चोर की पहचान अच्छी तरह पता थी। खुशकिस्मती से वांग लिन इतनी आसानी से गुस्से में नहीं आया, और न ही मुवान और उसके लोगों के अचानक अटैक से वह भड़का। उन दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वो जल्दी ही खत्म हो गई, क्योंकि वांग लिन ने बहुत समझदारी से बात संभाल ली थी। हालांकि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया था, फिर भी वो हालात को अच्छे से समझ गया था। दूसरी तरफ खूबसूरत वान एर के दिल में चुपके से एक उम्मीद जागी। उसे उम्मीद थी कि वो दोबारा वांग लिन से मिल पाएगी, खास करके गुबू सिटी कॉन्फ्रेंस में, जो बहुत जल्द होने वाला था। उस जगह का नाम बोलना भी थोड़ा मुश्किल था, लेकिन जैसे ही ये ख्याल उसके दिल में आया, वान एर अचानक शर्मा गई और थोड़ी सी अजीब सी भी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में वांग लिन के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहती हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग लिन के भी अब फीमेल फैंस बनने लगे हैं। थोड़ी देर बाद वान एर, मुवान और बाकी लोग फिर से उस चोर की तलाश में निकल पड़े। उधर वांग लिन को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे कुछ अजीब सा हो रहा है। जो आदमी स्कॉलर जैसे कपड़े और टोपी पहने हुए था, वो असल में सन युगु निकला, जो इविल डीमन सेक्ट से था। असल में वो काफी देर से चुपके चुपके वांग लिन का पीछा कर रहा था। युगु ने बताया कि अभी उसके पीछे फायर नेशन के डिसाइपल्स पड़े हुए हैं, इसी वजह से उसे बार बार छुपकर रहना पड़ रहा है। जब युगु ने देखा कि वांग लिन में बहुत खास काबिलियत है, तो वो उससे बड़ी नरमी और चालाकी से बात करने लगा। उसने वांग लिन को कहा कि वो दोनों मिलकर काम करें, लेकिन वांग लिन की स्पिरिचुअल सेंस ने साफ महसूस कर लिया कि युगु पहले से ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेट स्टेज में है। इस वजह से वांग लिन के मन में एक ख्याल आया। उसे उम्मीद थी कि शायद इविल डीमन सेक्ट से उसे कोई ताकतवर डिवाइन वेपन मिल सके। उधर युगु, जो असल में बड़ा चालाक और खतरनाक इंसान था, वो भी चुपके से वांग लिन की असली ताकत को परख रहा था, क्योंकि ये समझना आसान नहीं था कि वांग लिन सच में कितना ताकतवर है। हालांकि वांग लिन अभी सिर्फ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के मिडिल स्टेज में था, लेकिन उस जवान लड़के से जो ताकत महसूस हो रही थी वो युग से भी ज्यादा भारी लग रही थी। इस अचानक मुलाकात का फायदा उठाते हुए वांग लिन ने युगु से कहा कि वो उसे इविल डीमन सेक्ट के लीडर से मिलवाए। शायद वो लीडर उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये सुनकर युगु ने चालाक मुस्कान के साथ तुरंत हाँ कर दी। उसने वांग लिन से कहा कि वो उसके पीछे पीछे एक टेलीपोर्टेशन गेट तक चले, लेकिन उस टेलीपोर्टेशन गेट को चलाने के लिए वांग लिन को अच्छी क्वालिटी के स्पिरिट स्टोन्स देने पड़ेंगे। बिना शक किए वांग लिन ने तुरंत मान भी लिया। फिर युगु ने एक डिवाइन स्टोन हवा में उछाल दिया, जिससे उसने अपने एक साथी को सिग्नल भेजा। कुछ ही देर बाद दोनों उड़ते हुए उस टेलीपोर्टेशन पॉइंट की तरफ चल पड़े, जिसका वादा युग ने किया था। हालांकि युगु के दिल में वांग लिन के खिलाफ बुरे इरादे थे, लेकिन वो स्कॉलर जैसा दिखने वाला आदमी उसे बार बार कह रहा था कि वो बिल्कुल शांत रहे। रास्ते में उन्हें ज्वालामुखी जैसे पहाड़ों से होकर गुजरना था, जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी और खतरा था। लेकिन वांग लिन की स्पिरिचुअल सेंस युगु की मीठी बातों में फंसने वाली नहीं थी। असल में वांग लिन ने तो उसे ताना भी मार दिया। दिल ही दिल में वांग लिन पहले ही समझ चुका था कि युगु एक बहुत चालाक और धोखेबाज चोर है। इसी वजह से वो उड़ते हुए भी पूरी तरह सावधान था। अचानक वांग लिन को युगु के सीनियर ने रोक लिया। उसे लग रहा था कि वांग लिन के आने से उनका फायर नेशन पर कब्जा करने वाला प्लान खराब हो सकता है, लेकिन युगु ने जल्दी से अपने सीनियर को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो वांग लिन का इस्तेमाल करके मुवान, वान एर और बाकी लोगों के खिलाफ लड़ सकते हैं,
शुरुआत में युगू ने वांगलिन पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में उसे युगू का असली प्लान समझ आ गया। वो प्लान था कि वो चुपके से उस जवान लड़के के साथ मिलकर काम करें, लेकिन वांगलिन का साफ इरादा था कि वो किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेगा। और जब लड़ाई शुरू हुई तो आखिर में युगू का वही सीनियर मार दिया गया। जब युगू ने अपने सीनियर को मरते हुए देखा तो वो तुरंत अर्थ एस्केप टेक्निक इस्तेमाल करके जमीन के अंदर घुस गया और वहाँ से भाग निकला। इसी वजह से वांगलिन उसका पता खो बैठा। फिर भी वांगलिन ने सोचा कि इस लड़ाई से कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर लेना चाहिए, इसलिए उसने लीगो को हुक्म दिया कि वो उस ब्लैक मिस्ट को निगल ले जो युगू के सीनियर के मरने के बाद वहीं पर रह गई थी। शुरू में लीगो थोड़ा डर गया, उसे यकीन नहीं था कि वो उस मिस्ट को संभाल पाएगा या नहीं, लेकिन आखिर में उसने हिम्मत की और उस ब्लैक मिस्ट को निगल लिया। जैसे ही उसने उस मिस्ट को अब्सॉर्ब किया, लीगो को महसूस हुआ कि उसकी ताकत और बढ़ गई है। तभी उसके मन में ख्याल आया कि शायद अब वो वांगलिन से बचकर भाग सकता है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। वांगलिन की थंडर टेक्निक बहुत ही तेज थी। उस टेक्निक ने तुरंत ही भागने की कोशिश कर रहे लीगो को पकड़ लिया। अब लीगो के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और वो फिर से वांगलिन के कंट्रोल में आ गया। उधर युगू जमीन के अंदर और भी गहराई में भागता जा रहा था। भागते भागते वो सोच रहा था कि आखिर वांगलिन है कौन और उसके पास इतनी डरावनी ताकत कहाँ से आई। उसी वक्त वांगलिन भी जल्दी जल्दी युगू को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो अर्थ एस्केप टेक्निक हासिल करना चाहता था। उसे लग रहा था ये टेक्निक आगे चलकर उसके बहुत काम आएगी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। युगू अपनी एस्केप एबिलिटी ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाया और भागते भागते वो फायर नेशन के वोल्केनिक माउंटेन्स के अंदर मग्मा के समुद्र में जा फंसा। इसी दौरान वांगलिन जो लीगो के साथ उड़ रहा था, उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जहाँ मग्मा के अंदर युगू गया था, वहाँ से एक बहुत ही सस्पिशियस और छुपी हुई ताकत महसूस हो रही थी। इसलिए वांगलिन ने जल्दबाजी में हमला नहीं किया, वो दूर से ही ध्यान से सब कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मग्मा के अंदर से एक रहस्यमयी क्रीचर अचानक बाहर निकला और उसने तुरंत युगू को निगल लिया। उसके बाद वांगलिन ने युगू के छोड़े हुए सारे ट्रेजर्स उठा लिए और उसने फैसला किया कि अब उसे जल्दी से इस खतरनाक जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि आसपास कोई बड़ा खतरा छुपा हुआ है। लेकिन वो भाग पाता उससे पहले ही वो मिस्टीरियस क्रीचर अचानक सामने आ गया और उसने वांगलिन को घेर लिया। अब वांगलिन को अपनी जान बचाने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वो मॉन्स्टर जो फायर नेशन के वोल्केनिक माउंटेन्स के मैग्मा में रहता था, दिखने में शेर जैसा लगता था, लेकिन उसके सिर पर बकरी जैसे सींग थे। उसकी ताकत बहुत ही जबरदस्त थी, इसीलिए वांगलिन को अपना फायर प्रोटेक्शन पर्ल इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वो फायर लायन मॉन्स्टर के हमले से खुद को बचा सके। अपनी कल्टिवेशन की एक खास एबिलिटी से जो स्पेस और टाइम को तोड़कर अंदर घुस सकती थी, वांगलिन उस फायर मॉन्स्टर के कॉन्शियसनेस स्पेस के अंदर चला गया। उस स्पेस के अंदर बहुत सारे कल्टिवेटर्स फंसे हुए थे। वो फायर मॉन्स्टर पहले ही बहुत सारे पावरफुल मास्टर्स को निगल चुका था। ऐसा करके वो अपनी जिंदगी को लंबा करता था और अपनी डरावनी ताकत को बनाए रखता था। लेकिन वो मॉन्स्टर्स उन मास्टर्स की एनर्जी को सीधे अपने शरीर से अब्सॉर्ब नहीं करते थे, बल्कि वो फायर स्फीयर्स का इस्तेमाल करते थे। जब वांगलिन ने उन फायर स्फीयर्स को देखा तो अचानक उसकी थियानी पर्ल खुद ही एक्टिवेट हो गई। वो पर्ल उन डजन्स ऑफ फायर स्फीयर्स को देखकर रिएक्ट कर रही थी। उन स्फीयर्स की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मॉन्स्टर्स उन्हें बार बार खतरनाक एनर्जी से भर रहे थे। उनसे निकलने वाली एनर्जी, उस एनर्जी से निकलने वाली ताकत इतनी अजीब थी कि वांगलिन भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आखिर में थियानी पर्ल ने उन सारे फायर स्फीयर्स को हरा दिया और उनके अंदर की एनर्जी एसेंस को भी अब्सॉर्ब कर लिया। इसके बाद जो थियानी पर्ल पहले ग्रीन कलर की थी, वो धीरे धीरे आग की तरह रेड होने लगी और उसकी सरफेस पर अजीब सी मिस्टीरियस कार्विंग्स भी दिखाई देने लगी। हालांकि वांगलिन एक फायर स्फीयर को हरा चुका था, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि फायर मॉन्स्टर अभी भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब वांगलिन ने देखा कि थियानी पर्ल ने इतनी बेरहमी से फायर बीस्ट स्पिरिट किंग को निगल लिया, तो वो बहुत शॉक और कंफ्यूज हो गया। उसके दिमाग में एक सवाल घूमने लगा, क्या उसे उस पर्ल का शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि उसने उसकी जान बचाई, या फिर उससे नफरत करनी चाहिए क्योंकि इसी पर्ल की वजह से वो इतनी खतरनाक सिचुएशन में फंस गया था। लेकिन इतनी कंफ्यूजन के बावजूद भी वांगलिन को अभी भी उस फायर मॉन्स्टर के अटैक्स का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग गया और एक सील्ड फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर निकल गया। उस फॉर्मेशन की वजह से अब फायर मॉन्स्टर्स उसका पीछा नहीं कर सकते थे। जब वांगलिन को यकीन हो गया कि मॉन्स्टर्स उस सील फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो जल्दी से उस एरिया को छोड़कर चला गया। अब उसने फैसला किया कि वो वेट करेगा जब तक लिन टाओ उसे वो मैप ना दे जो वो चाहता था। उधर वांगलिन के जाने के बाद
फायर मॉन्स्टर्स ने पूरी ताकत लगाकर उस सील बैरियर को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। धीरे धीरे वो फॉर्मेशन टूटने लगा और फिर वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन से निकलने वाली पावरफुल ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि फायर नेशन के एल्डर्स भी उसे महसूस कर सकते थे। इस सिचुएशन को संभालने के लिए सारे एल्डर्स एक जगह इकट्ठा हुए और मिलकर डिस्कशन करने लगे। तभी हेड एल्डर ने एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया। उसने ऑर्डर दिया कि सारे एल्डर्स मिलकर सील्स को और मजबूत करें और उन वोल्केनोस को बंद कर दें जो उनके टेरिटोरी के बॉर्डर के पास थे। इसी बीच फायर नेशन के एक दूसरे एरिया में बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा चुके थे। वो सब उन फायर मॉन्स्टर्स का शिकार बन गए थे जो वोल्केनो फॉर्मेशन सील को तोड़कर बाहर निकल आए थे। इतनी सारी डेड बॉडीज के बीच एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक वांग लिन का स्पिरिट पेट वहाँ पहुँच गया। वो उस बच्चे पर अटैक करने वाला था और उसे अपना शिकार बनाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही ये अटैक तुरंत रोक दिया गया। अटैक करने से पहले ही वांग लिन की पावर ने उस स्पिरिट पेट को पकड़ लिया और उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। जब स्पिरिट पेट वापस वांग लिन के पास आया तो वो बिल्कुल कंफ्यूज लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वांग लिन ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। एक बार फिर उसका भागने का प्लान फेल हो गया और मजबूरन उसे फिर से वांग लिन के कंट्रोल में रहना पड़ा। वो बदनसीब स्पिरिट तुरंत वांग लिन से माफी मांगने लगा क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। वांग लिन ने उसे वार्निंग दी कि दोबारा कभी भी ऐसी गलती मत करना, लेकिन चाहे स्पिरिट पेट मुंह से सॉरी बोल रहा था, अंदर ही अंदर वो कुछ और ही सोच रहा था। उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर वांग लिन ने उसे कैसे ढूंढ लिया जब वो इतनी दूर भाग गया था। कुछ देर बाद जब वांग लिन ने उसे माफ कर दिया तो स्पिरिट पेट अचानक सरप्राइज हो गया क्योंकि वांग लिन ने उसके सामने 2 मार्शल टेक्निक मैनुअल्स निकाल दिए जो उसे लड़ाई के स्पॉइल्स के रूप में मिले थे। तब वांग लिन ने बताया कि इस टेक्निक का नाम है ग्रेट फ्रीडम शूरा और इसके 6 लेवल्स होते हैं। इस टेक्निक को ट्रेन करने के लिए कल्टिवेटर को हर दिन एक इंसान को मारना पड़ता है। ये बात सुनते ही वांग लिन का स्पिरिट पेट खुशी से मुस्कुरा दिया क्योंकि उसके लिए इसका मतलब था कि अब उसे बहुत सारे नए सोल्स डिवोर करने का मौका मिलेगा। इसीलिए वो तुरंत वांग लिन की तारीफ करने लगा और चाहता था कि वांग लिन इस टेक्निक को सीरियसली ट्रेन करे। लेकिन उसकी तारीफ सुनते ही वांग लिन ने तुरंत उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उसने बताया कि ये टेक्निक असल में मास्टर सन यूचा की थी जिसकी सोल को स्पिरिट पेट ने काफी पहले ही निगल लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, वांग लिन का मानना था कि ये टेक्निक प्रैक्टिस करने लायक इतनी खास भी नहीं है। ये सुनते ही स्पिरिट पेट तुरंत निराश हो गया। उसकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई। आखिर में उसने भी वांग लिन की बात मान ली और कह दिया कि ये टेक्निक कोई खास इम्प्रेसिव नहीं है। थोड़ी देर बाद जब वांग लिन उन मैनुअल्स को ध्यान से देख रहा था तो उसे उनमें कुछ अजीब सा लगा। हालांकि स्पिरिट पेट ने डिसाइड कर लिया था कि ये टेक्निक बेकार है, लेकिन वांग लिन के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। उसे अचानक अब्बा सितुनन की एक पुरानी बात याद आ गई। बहुत पुराने समय में 3 एस्केप टेक्निक्स हुआ करती थी। उनमें से एक थी 5 एलिमेंट्स एस्केप टेक्निक्स और उस जमाने में इन टेक्निक्स को दुनिया की सबसे पावरफुल और बेमिसाल मिस्टिकल एबिलिटीज माना जाता था। उस पुरानी बात को याद करके वांग लिन एक नतीजे पर पहुंच गया। उसने सोचा भले ही जो एस्केप टेक्निक उसे मिली है वो देखने में ज्यादा खास न लगे, लेकिन संभव है कि उसकी पावर बाकी एस्केप टेक्निक्स के बराबर हो। ये सोचकर वांग लिन ने तुरंत डिसाइड किया कि वो अर्थ एस्केप टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करेगा। जब उसने प्रैक्टिस शुरू की तो वांग लिन को अपने नए बॉडी पर थोड़ा सा गर्व महसूस हुआ क्योंकि वो अर्थ एस्केप टेक्निक को बिना किसी मुश्किल के बहुत स्मूथली प्रैक्टिस कर पा रहा था। उधर एक और जगह पर कुछ कल्टिवेटर्स मिलकर वोल्केनो सील को मजबूत बना रहे थे। वो सब मिलकर कोशिश कर रहे थे कि वोल्केनो के अंदर जो फायर मॉन्स्टर्स हैं वो बाहर ना आ सकें और कोई बड़ा डिजास्टर ना हो। अपनी सारी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर्स यूज करने के बाद आखिरकार उन कल्टिवेटर्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया। लेकिन सिर्फ एक पल बाद ही सब लोग अचानक शॉक हो गए क्योंकि एक ग्रुप फायर मॉन्स्टर्स अचानक सामने आ गया और उन्होंने सील फॉर्मेशन को तोड़ दिया और सीधे वोल्केनो की सरफेस पर आ गए। इस वजह से फायर नेशन की सिचुएशन और भी ज्यादा कैओटिक हो गई। पूरा देश लगभग तबाही में डूब गया। आखिर में हालात इतने बुरे हो गए कि जमीन पर रहना भी मुश्किल हो गया। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी देशों की तरफ भागने लगे। ये खौफनाक सिचुएशन देखकर लो सेक्ट के 2 कल्टिवेटर्स का ध्यान उस तरफ गया। उनका नाम था ली मुअन और उसका बड़ा भाई। दोनों लोग फायर नेशन के लोगों की तकलीफ देखकर बहुत उदास हो गए। जब वो लोगों की परेशानी के बारे में बात कर रहे थे तभी उन्हें अचानक सेक्ट के एक एल्डर का अर्जेंट मैसेज मिला। उस एल्डर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि वो तुरंत सेक्ट वापस लौट आएं। जब वो लोही सेक्ट पहुंच गए तो जिस एल्डर ने उन्हें बुलाया था उसने एक इम्पोर्टेंट न्यूज अनाउंस की। लोही सेक्ट ने कई दूसरे सेक्ट्स के साथ मिलकर एक अलायंस बना लिया था। ये अलायंस बनाया गया था ताकि फायर मॉन्स्टर्स की वजह से हुए डिजास्टर का सामना किया जा सके। कई सेक्ट्स के बीच डिस्कशन के बाद आखिरकार एक फाइनल डिसीजन लिया गया। सभी कल्टिवेटर्स को ऑर्डर दिया गया कि वो सब मिलकर श्वानु कंट्री की तरफ इवैक्यूएट हो जाएं
ताकि वहाँ सेफ रह सकें। ये अनाउंसमेंट सुनते ही बहुत सारे कल्टिवेटर्स के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोग इस फैसले से राजी थे, लेकिन कुछ लोग राजी नहीं थे। उनमें से एक था ली मुआन। वो आम लोगों की किस्मत को लेकर बहुत परेशान था। उसने पूछा कि उन ऑर्डिनरी लोगों का क्या होगा, लेकिन अनाउंसमेंट करने वाले एल्डर ने सीधे सा जवाब दिया। उसने कहा, हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। और फिर उसने ऑर्डर दिया कि कल्टिवेटर्स को जल्दी से इवैक्यूएशन प्लान फॉलो करना चाहिए, न कि आम लोगों की चिंता करनी चाहिए। उधर वापस वांग लिन की तरफ। इस वक्त वांग लिन एक केव के अंदर था और अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को ट्रेन करने में बिजी था। वो अपनी स्वॉर्ड को और पावरफुल बनाना चाहता था ताकि फ्यूचर में अपने दुश्मनों से लड़ सके। जब उसने स्वॉर्ड को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया तो वांग लिन को महसूस हुआ कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए उसने तुरंत अपने स्पिरिट पेट को कहा कि वो स्वॉर्ड के अंदर जाकर बस जाए। उसके बाद वांग लिन अपनी जर्नी पर आगे बढ़ गया। दरअसल फायर मॉन्स्टर से मिलने से पहले ही वांग लिन अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा था, लेकिन फायर नेशन की सिचुएशन फायर मॉन्स्टर्स की वजह से इतनी कैओटिक हो चुकी थी कि वहाँ से सेफली निकलना बिल्कुल आसान नहीं था। चाहे वांग लिन चपकी से ट्रैवल कर रहा था, फिर भी मॉन्स्टर्स ने उसकी प्रेजेंस महसूस कर ली। इस वजह से वांग लिन और फायर मॉन्स्टर्स के बीच एक तेज चेस और फाइट शुरू हो गई। लड़ाई के बीच ही वांग लिन अचानक शॉक हो गया क्योंकि उसका स्पिरिट पेट अचानक फ्लाइंग स्वॉर्ड के अंदर से बाहर कूद गया और घबराए हुए चेहरे के साथ प्रोटेस्ट करने लगा। अपना स्पिरिट पेट इतना डरा हुआ देखकर वांग लिन तुरंत सोचने लगा कि इन सारे फायर मॉन्स्टर्स से कैसे निपटा जाए। कुछ ही पल में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने डिसाइड किया कि थोड़ी देर के लिए उसे दूसरे कल्टिवेटर्स की प्रोटेक्शन का सहारा लेना होगा ताकि वो सेफ रह सके। ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत उस जगह की तरफ उड़ गया जहाँ बहुत सारे कल्टिवेटर्स इकट्ठा थे। लेकिन जब वो वहाँ पहुँच गया तो सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ। एक दूसरे सेक्ट का एक डिसाइपल तुरंत ही उसे रोक लिया और शक करने लगा कि ये आदमी सस्पिशियस। ऐसा व्यवहार देख के वांग लिन ने अपनी असली पहचान बताई। उसने कहा कि वो मा लियांग है, वॉर गॉड टेम्पल का डिसाइपल। ये सुनते ही जिसने उसे रोका था उसने जल्दी से अपने एक साथी से कहा कि वॉर गॉड टेम्पल के बाकी डिसिपल्स से वांग लिन की पहचान कंफर्म करवा लो। वे ये जानना चाहते थे कि वांग लिन सच में उनका ही डिसिपल है या नहीं। जांच पड़ताल के दौरान वॉर गॉड टेम्पल के एक डिसिपल ने तो वांग लिन के लिए मुश्किलें भी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वांग लिन की असली पहचान सच साबित हुई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि वांग लिन का एक सबऑर्डिनेट जो उस सेक्ट में था उसने उसकी पहचान कंफर्म कर दी थी। उस कन्फर्मेशन के बाद आखिरकार वांग लिन को नेबरिंग सेक्ट के डिसाइपल्स के शक से मुक्त कर दिया गया। ज्यादा देर नहीं हुई कि जिसने उसकी पहचान गारंटी की थी उसने वांग लिन को एक इम्पोर्टेंट बात बताई। वांग लिन को एल्डर फेंग लुआन से मिलने के लिए उनके रेजिडेंस बुलाया गया। फेंग लुआन के घर जाते हुए वांग लिन को लिनताओ के बारे में भी जानकारी मिली। उस समय तक लिनताओ अभी तक वांग लिन के सामने नहीं आया था मैप देने के लिए। दरअसल लिनताओ को फेंग लुआन ने पकड़ लिया था जब वो वांग लिन के लिए चाहिए वाला मैप कॉपी कर रहा था। इस वजह से लिनताओ को मैप कॉपी करने के जुर्म में सजा भुगतनी पड़ी। कुछ ही देर बाद वांग लिन आखिरकार फेंग लुआन के रेजिडेंस पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा वांग लिन ने आदरपूर्वक सलाम किया जैसे कोई डिसिपल अपने मास्टर को करता है। लेकिन उनके मिलने के बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। अचानक एक और एल्डर आया और तुरंत लिन पर अटैक कर दिया। उसका मकसद था वांग लिन को सबक सिखाना। कारण ये था कि उस एल्डर ने पहले ही कुछ पता लगा लिया था। उसे विश्वास था कि फायर मॉन्स्टर्स की वजह से जो ख्यास हुआ वो एक्चुअली वांग लिन की वजह से ट्रिगर था। वो ये भी जानता था कि वांग लिन ने फॉरेन बैटलफील्ड में अपने फायदे के लिए मा लियांग का बॉडी भी ले लिया था। लेकिन अचानक फेंग लुआन ने वांग लिन की तरफ कदम बढ़ाया और उसे डिफेंड किया। उसने फर्मली कहा कि वो वांग लिन को उस एल्डर के सामने प्रोटेक्ट करेगा। दरअसल फेंग लुआन ने वांग लिन को ये मौका भी दिया कि वो ऑफिशियली उसका डिसाइपल बन जाए ताकि कोई उसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल न उठा सके। वांग लिन ने फेंग लुआन का ऑफिशियल डिसाइपल बनने के लिए हाँ कर दी तो अटैकिंग एल्डर के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसे पीछे हटना पड़ा। उसके बाद उस एल्डर ने वांग लिन की मा लियांग के रूप में पहचान पर सवाल उठाना बंद कर दिया। एल्डर के जाने के बाद वांग लिन को बताया गया कि उसे मा लियांग की पहचान में ही रहना है। फिर फेंग लुआन ने उसे एक गिफ्ट दिया। वो था एक टैलिस्मैन, नेसेंट सोल लेवल का मैजिकल वेपन जिसे पर्सनली जीहोंग के पिता ने रिफाइन किया था। ये गिफ्ट इसलिए दिया गया क्योंकि वांग लिन ने एक बार जीहोंग को बचाया था। ज्यादा देर नहीं हुई फेंग लुआन ने वांग लिन को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी दी और फिर उसे अपने रेजिडेंस छोड़ने के लिए कहा। साथ ही सबसे सीनियर एल्डर ने एक अर्जेंट सजेशन दिया। उसने प्रपोज किया कि तुरंत अपने टेरिटरी को लॉकडाउन कर देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फायर मॉन्स्टर्स इवैक्यूएशन एरिया यानी स्वान वू के देश तक पहुंच सकते थे। सभी एल्डर्स ने अग्री किया
और सीनियर एल्डर ने तुरंत सभी कल्टिवेटर्स को आदेश दिया उन्हें बॉर्डर एरिया जल्दी छोड़कर लॉकडाउन कंप्लीट होने के बाद सोनवू की तरफ मूव करने की तैयारी करने को कहा गया। इस बीच बॉर्डर एरिया की सिचुएशन पहले ही बेहद क्रिटिकल हो गई थी। वहाँ ग्रेट सेक्ट्स के अलायंस के कल्टिवेटर्स अभी भी साथ में लड़ रहे थे उन फायर मॉन्स्टर्स के खिलाफ जो लगातार अटैक कर रहे थे। लेकिन वांगलिन को उतना एक्साइटमेंट महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने सोचना शुरू कर दिया कि अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच कोई युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उसे भागने का मौका कैसे मिलेगा। जब वांगलिन अपने थॉट्स में खोया हुआ था, एल्डर फेंग लुआन ने अनाउंसमेंट में और जानकारी जोड़ी। उन्होंने बताया कि मैजिकल वेपन्स के अलावा डिसाइपल्स को एक जेड टैलिस्मन भी मिलेगा। ये टैलिस्मन रिकॉर्ड करेगा कि उन्होंने कितने एनिमीज मारे। अगर कोई डिसाइपल ची कंडेंसेशन लेवल 5 स्टेज में सैकड़ों एनिमीज मारने में सफल होता है तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर मिड ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। और अगर कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में 20 कल्टिवेटर्स मारे तो उसे 10 बॉटल स्पेशल मेडिसिन दी जाएंगी। सब कुछ समझाने के बाद फेंग लुआन ने आखिरकार जेड टैलिस्मन्स डिसाइपल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। इसके बाद सभी डिसाइपल्स के लिए एक और अनाउंसमेंट दिया गया। फेंग लुआन के अलावा लो ही सेक्ट के एक एल्डर ने भी सभी से बात की। उन्होंने कहा कि जो भी हर महीने सबसे ज्यादा एनिमीज मारेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे टियानली डैन यानी हेवनली डिस्टेंस पिल कहा जाता है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही डिसाइपल्स और भी एक्साइटेड हो गए कि वे जितने ज्यादा हो सके एनिमीज को हरा सकें। वांगलिन ने भी अपने दिल में एक फर्म डिसीजन लिया। उसने सोचा कि वो पिल हासिल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि वो पहला व्यक्ति होगा जो नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करेगा। चूंकि सभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स पहले ही बता दिए गए थे, एल्डर्स ने आखिरकार डिक्लेयर किया कि युद्ध ऑफिशियली शुरू हो गया है। जैसे ही ऑर्डर दिया गया, सभी डिसिपल्स जल्दी से अपने असाइंड बैटल जोन्स की ओर बढ़ गए। जब बाकी डिसिपल्स अपने डेस्टिनेशन के लिए चले गए, वांगलिन थोड़ी देर वहीं रुका। उसी समय उसे अपने मास्टर फेंग लुआन से एक संदेश मिला। फेंग लुआन ने बताया कि लिन ताओ द्वारा कॉपी किया गया मैप फिलहाल उनके पास है, लेकिन वांगलिन सिर्फ तभी मैप हासिल कर सकता है जब वह युद्ध खत्म होने से पहले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में सैकड़ों 50 एनिमीज मारे। हालांकि वांगलिन इस कंडीशन से खुश नहीं था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर वह लिन ताओ से मैप पाना चाहता था तो उसे ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। कुछ समय बाद वांगलिन आखिरकार बैटलफील्ड पहुंच गया। वहाँ उसने इविल सेक्ट के एक सीनियर कल्टिवेटर के नेतृत्व में एक ग्रुप में शामिल हो गया, जिसने तुरंत सभी को करंट सिचुएशन के बारे में अपडेट किया। इसके बाद उसने वांगलिन और बाकी को आदेश दिया कि वे अलग अलग हो जाएं और एनिमीज की तलाश करें। जब ग्रुप अलग हो गया तो टीम लीडर जांग जिली क्वाइटली कंप्लेन करने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे जो मिशन मिला था वो उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था। कुछ देर बाद वांगलिन एरिया में गार्ड कर रहा था, एनिमीज के आने का इंतजार कर रहा था। अचानक वो शॉक में पड़ गया। जिंगशन सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स साथ में स्वानवू नेशन के रेनफोर्समेंट्स अचानक वहाँ आ गए। वे बहुत अग्रेसिव दिख रहे थे और फायर नेशन के रेफ्यूजीज पर अटैक करने को तैयार थे। उनके आने को देखते ही वांगलिन और उसकी टीममेट्स तुरंत उन्हें रोकने की दिशा में बढ़ गए। जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। लड़ाई के दौरान जांग जिली एनिमी की फॉर्मेशन में फंस गया। वो देखकर वांगलिन तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसने एनिमीज को बहुत ब्रूटल और बहुत तेजी से मारना शुरू किया। अपने कॉमरेड्स को इतनी हॉरिफाइंग तरीके से मरते देख स्वानवू नेशन के कल्टिवेटर्स पैनिक में आ गए। वे जल्दी से बैटलफील्ड से भाग निकले क्योंकि उन्हें अपने ओपोनेंट के अटैक टेक्निक्स में कुछ अजीब लगा। इसी समय जांग जिली, जो पहले फंसा हुआ था, आखिरकार एनिमी फॉर्मेशन से बाहर निकलने में सफल हुआ। जैसे ही वो बच निकला, उसने तुरंत फ्लीइंग कल्टिवेटर्स का पीछा किया और बहुत कम समय में उनमें से अधिकांश को मार डाला। सिर्फ 2 एनिमीज बाकी बचे थे। बिना देर किए वांगलिन ने बाकी बचे हुए एनिमीज को भी एलिमिनेट कर दिया। वांगलिन के इतना आसानी से एनिमीज को मारते देख जांग जिली सस्पिशियस हो गया। उसे शक हुआ कि वांगलिन अपनी असली कल्टिवेशन लेवल छुपा रहा है। कुछ ही देर बाद वांगलिन ने उसे बताया कि और एनिमीज आ रहे हैं। ये सुनते ही ने जल्दी से बाकी टीम को वांगलिन के पीछे फॉलो करने का आदेश दिया। कुछ देर बाद वे एक और बैटलफील्ड पर पहुंचे, जहां एक ग्रुप पहले से ही फायर नेशन के कल्टिवेटर्स के खिलाफ लड़ रहा था। स्थिति देख वांगलिन और उसके टीममेट्स तुरंत लड़ाई में शामिल हो गए। साथ मिलकर उन्होंने एनिमीज को एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू किया। लेकिन वांगलिन के अटैक्स बेहद फास्ट और डेडली थे। बहुत ही कम समय में उसने कई एनिमी कल्टिवेटर्स को मार डाला। ये एनिमी एल्डर की नजर में आया। उसे आश्चर्य हुआ कि वांगलिन इतनी जल्दी लोगों को मार सकता है, जबकि उसकी कल्टिवेशन लेवल केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज में थी। इसलिए उस एल्डर ने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सबॉर्डिनेट्स को वांगलिन का पीछा कर मारने का आदेश दिया। जल्दी ही
उनके बीच एक हाई स्पीड चेस शुरू हो गया। लेकिन कुछ शॉकिंग हुआ। जब वो एनिमीज एक साथ वांग लिन पर अटैक करने आए तो वे एक एक करके गिरने लगे। वांग लिन ने उन्हें इतनी जल्दी मार दिया कि वे रिएक्ट भी नहीं कर पाए। इतने सारे एनिमीज के मरते देख वांग लिन का स्पिरिट पेट बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि वहाँ बहुत सारी सोल्स डिवाउर करने के लिए हैं। दूसरी तरफ एनिमी एल्डर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो गया जब उसने इतने सारे लोगों को खो दिया। गुस्से और नफरत से भरा हुआ उसने तुरंत अपने और सबॉर्डिनेट्स भेजे वांग लिन को हंट करने के लिए। लेकिन वांग लिन बेहद तेजी से मूव कर रहा था। उसका पीछा कर रहे लोगों को जल्दी ही समझ आ गया कि उसे पकड़ना कितना एग्जॉस्टिंग है, खासकर क्योंकि वांग लिन अब अर्थ एस्केप का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया था। काफी देर तक चेस जारी रहने के बाद एक एनिमी ने अचानक वांग लिन की तरफ डेडली अटैक किया। तो गाइस, यही था आज का वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा और आगे की एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगी, इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।